Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 12th June 2020. Our topic of discussion is test discussion. जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको 2 डेज़ टेस्ट का कहा था, एक फ्राइडे और सैटरडे का, ठीक है। और होपफुली आपको आज का टेस्ट मिल गया होगा, ठीक है। और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो टेस्ट सॉल्व करने के बाद ही आप टेस्ट डिस्कशन जो है वो देखेंगे, ठीक है। और टेस्ट डिस्कशन का मकसद क्या है? टेस्ट डिस्कशन का मकसद, इसका पर्पज़ ये है कि आपने जो टेस्ट सॉल्व किया है, ठीक है, वो आपने किस तरह से किया है। और टेस्ट डिस्कशन में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका टेस्ट जो है वो क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या उसका एक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप बोर्ड में भी हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट था वो था फर्स्ट हाफ चैप्टर का, ठीक है, पेज नंबर 2 to 8। और होपफुली आपने उसकी अच्छी तैयारी की होगी। तो टेस्ट जो था वो आपका 20 मार्क्स का था, जिसमें आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसी के आंसर्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनके प्रॉपर आंसर हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने किस लिहाज से अपना टेस्ट जो है वो अटेन किया है, उसको सॉल्व किया है, ठीक है, और क्या उसमें कमी रह गई है, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा भी लिखेंगे अपने टेस्ट में तो वो भी रॉन्ग कंसीडर होगा, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो उसके भी बोर्ड में मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका प्रीसाइज और एक्यूरेट आपने आंसर करना है। और इसके अलावा जो आपके समर पैक हैं, ठीक है, जो स्कूल्स में हैं, वो काइंडली आप बच्चे अपने समर पैक ले लें, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि हम अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो हैं ये उस समर पैक में से हैं, ठीक है। तो जिनके पास वो नहीं होगा उनको ज़ाहिरी बात है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और लेक्चर भी जो है वो ठीक तरह से समझ नहीं आएगा, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम आपको इस तरह समझाते हैं कि वो जो क्वेश्चंस आपके समर पैक में हैं वो भी इसमें ही कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नज़र ना आए जिसकी आपको समझ नहीं आई है। तो काइंडली आप बच्चे अपनी जो समर पैक हैं उनकी कॉपीज़ कॉलेज से ले लें, ठीक है। और इसकी डेट जो है वो 15 जून तक एक्सटेंड हो गई है, तो 15 जून तक स्कूल कॉलेज जो है वो खुला है, ठीक है। तो कॉलेज से जाकर अपने समर पैक जो है वो ले लें। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन। आपका पहला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस तरह जैसे मैंने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप दरमियान में लाइन लगा कर करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने ऐसे ही लिख दिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन की हेडिंग दे दी और ब्रीदिंग की हेडिंग दे दी और उनकी डेफिनेशंस लिख दी या जो उनके डिफरेंशिएटिव पॉइंट्स थे वो लिख दिए, लेकिन अगर आप दरमियान में लाइन लगा के लिखेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है। Cellular respiration is the process in which the CH bonds in the food are broken down by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, कन्वर्ट होती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि आपके फूड में मौजूद हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out air for getting rid of carbon dioxide, ठीक है। ये ब्रीदिंग की एक कंप्लीट डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो हवा को अंदर लेकर जाते हैं ताकि उनकी बॉडीज़ में ऑक्सीजन चली जाए और हवा को बाहर निकालते हैं ताकि वो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी बॉडी की उससे उसको बाहर निकाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। तो जब हम एयर पैसेज वे पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के बारे में। Glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads to larynx.
ठीक है। ग्लॉटिस जो है ये नैरो सी ओपनिंग है, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग है फेरिंग्स के फ्लोर पे, ठीक है, जिससे नेक्स्ट लेयरिंग स्टार्ट होता है। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, यानी एक टिश्यूज का एक लोथड़ा होता है गोश्त का, ठीक है, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में भी मोस्टली रिपीटेड होता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएट की फॉर्म में आते हैं, ये आपकी बुक में जहाँ भी जिस जिस चैप्टर में डिफरेंशिएट की फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे, यानी से एक जैसी टर्म्स होंगी, कंट्रास्टिंग टर्म्स, ठीक है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है व्हाट इज विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप क्या है? Larynx continue to trachea which is also called windpipe. Larynx जो है वो ट्रैकिया तक जाता है और इसे कहते हैं windpipe. ट्रैकिया को windpipe कहते हैं. It is about 12 centimeter long tube which lies in the front of esophagus. ठीक है, तो ये क्या है? 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लॉन्ग ट्यूब है ये, और ये एसोफेगस के बिल्कुल सामने होती है। ठीक है, और इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देती जबकि उसके अंदर एयर ना हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं या कुछ बच्चे जिन्होंने ये लिखा होगा तब भी ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन लिखा है तब भी ठीक है। ठीक है, यानी दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। इतना जैसे मैंने लिखा हुआ है वो भी ठीक है, अगर किसी ने इसमें ऐड किया है कि वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स भी होते हैं ट्रैकिया में जो कि इसको कोलैप्स नहीं होने देता जब इसमें हवा नहीं होती, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमा और लेंटिसेल्स का डिफरेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स have stomata in their epidermis. The gaseous exchange occurs through these stomata. यंग स्टेम और लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, उनकी एपिडर्मिस में, और गैस एक्सचेंज इनमें स्टोमेटा के ज़रिए होती है। ठीक है, ये स्मॉल पोर्स होते हैं इन लीव्स और इन यंग स्टेम्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं उनकी एपिडर्मिस में। In woody stem and mature roots, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gases or water. However, there are certain pores in the layer of bark. These are called lenticels. ठीक है, कि वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स जो हैं उनकी सरफेस जो है वो एक ऐसी लेयर से कवर होती है जो कि इम्परवियस है गैसेस और वाटर के लिए, यानी वो अपने अंदर से हवा को, पानी को नहीं गुजरने देती। अब वहाँ पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं उस लेयर पे, बार्क पे, ठीक है, जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। और अगर आप उस लेयर को, उस बार्क को टच भी करेंगे तो आपको छोटे छोटे से उभार नजर आएंगे। ठीक है, कि आपको फील होगा उसको, आपको जो वो लेंटिकल्स हैं उनकी अपीयरेंस फील होगी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट लंग्स। ऑल द alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lungs in thoracic cavity. The chest wall is made up of 12 pair of ribs and the rib muscles called intercostal muscles. A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. ठीक है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में लंग्स के बारे में पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो जो आप इसका नीचे वाला पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा डिटेल है लंग्स की, तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ डिटेल नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का पर डिटेल नोट लिखना है। ठीक है, यह है पेज नंबर 7 पर। टेक आउट योर पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले ब्रीदिंग की डेफिनेशन है, उसके बाद है 2 फेजेस हैं ब्रीदिंग की, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, तो फिर इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन आप बिल्कुल ऐसे ही पहला पैराग्राफ कंप्लीट लिखेंगे। अगर आप पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहते हैं, जैसे जब मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि इस तरह ये पॉइंट्स बन रहे हैं और टोटल तकरीबन 6 पॉइंट्स बने थे। ठीक है,
तो आप इसे पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेशन और एक्सलेशन, इसमें भी ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट आप लिखेंगे, ठीक है। और ये ऑपोजिट है इनहेलेशन से, तो जो जो स्टेप्स इनहेलेशन में थे और उसके अगर ऑपोजिट कर लें तो वो एक्सपायरेशन और एक्सलेशन में आ जाएंगे। इसके बाद नीचे जो पैराग्राफ है उसमें एमसीक्यूज़ के बारे में था, और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी और रेस्पिरेटरी सिस्टम था, तो ये भी आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो छोटा सा ब्लू बॉक्स बना है कि ब्रीदिंग मूवमेंट जो है, ब्रीदिंग की मूवमेंट ये इनवॉलेंट्री है टू लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ टाइम के लिए कुछ देर के लिए तो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा आपने ये जो कंपैरिजन है बिटवीन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर्स, ठीक है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का जो डिफरेंस है, इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप ऐड करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन तो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो टेस्ट डिस्कशन के बाद जो हमारी एक चीज़ रहती थी इस चैप्टर में एक्सरसाइज में, वो है हमारे एमसीक्यूज़, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है, जब हम अपना लेक्चर एंड करते थे तो उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बता रही थी, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज के भी उसमें कवर हो गए, ठीक है। जैसे आज हमने स्टोमेटा और लेंटिकल्स का डिफरेंस पढ़ा है, तो वो भी इस क्वेश्चन में है, ठीक है, इस चैप्टर में है एक्सरसाइज में। इसके अलावा ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन का डिफरेंस भी है, और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक्सरसाइज में कि ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्व्यूलाई, पेज नंबर 17 पर। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्व्यूलाई, तो इसमें आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम बनानी है, ठीक है। एक बार पहले भी आप उसकी डायग्राम अपनी नीट नोटबुक पर बना चुके हैं, और ये इसके साथ भी आपने उसकी डायग्राम बनानी है। उसके अलावा इनलिस्ट करना है एयर पैसेजवे को, यानी एयर पैसेजवे के नाम लिखने हैं तरतीब के साथ, ठीक है। तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो टर्न है वो है एमसीक्यूज़ की। टेक आउट योर पेज 16, पेज नंबर 16। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है, द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स। गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स टू यील्ड एनर्जी, फिजिकल मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन, getting oxygen from air and removing carbon dioxide. Second है, most of the gas exchange in leaves occur through stomata, journal surface, cuticle, lenticels। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, स्टोमेटा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेजवे? 1, 2, मैनी एंड नन। तो थर्ड का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2। 2 ब्रोंकाई हैं, ठीक है। और इसके बाद मैनी ब्रोंक्योल्स होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और स्मॉलर ट्यूब्स में, तो जिनको ब्रोंक्योल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोंकाई जो हैं वो 2 होते हैं, तो थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वेयर डज द गैस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस? फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्विलाई। तो इसमें लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, एल्व्यूलाई। Which structure actively helps in taking air out of the lungs? Nasal cavity, bronchus, bronchiole, diaphragm। तो इसमें डायफ्राम है, क्योंकि डायफ्राम की मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से ही हवा बाहर निकलती है हमारी बॉडी से,
ठीक है। अगर डायफ्राम मूव नहीं करेगा तो वो जो हवा है वो लंग्स में ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी और हवा बाहर नहीं निकल सकेगी। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ। ये पहला केमिकल स्टिमुलस जो है वो क्या हो सकता है ब्रीदिंग के लिए, वो है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑक्सीजन इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स, ऑक्सीजन इन मसल्स। तो इसमें 6 में ए ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जैसा कि आप जानते हैं जब आप कोई हार्ड और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी में सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ठीक है। तो जैसे ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो आप तेज़ी से सांस लेंगे। ठीक है। यानी ब्रीदिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। Gas exchange. Gases can easily pass through the walls of alveoli. Gas exchange in lungs is very different because lungs provide large surface area. In emphysema, the walls of alveoli break and there is more surface area. Dust particle can damage the lungs by irritating the inner alveolar surface. तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो फॉल्स है कि एम्फाइसीमा में जब एल्वियोलाई ब्रेक होती है तो लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो एमसीक्यू है ये सी वाला है 7 का। ठीक है। यानी सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। A disease involving the breakdown of air sacs of the lungs is वो डिजीज़ जिसमें जो हवा की थैलियाँ हैं, एयर सैक्स हैं लंग्स के, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और एम्फाइसीमा। तो 8th का डी ऑप्शन करेक्ट है, एम्फाइसीमा। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन नेजल कैविटी। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो नेजल कैविटी में नहीं होता। ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर, वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नेजल कैविटी में नहीं होती। ठीक है। नेजल कैविटी में सिर्फ एंटर होती है हवा, एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है। एक्सचेंज वो तभी होती है जब वो कंप्लीट एयर पैसेज वे से गुजरती है और एल्वियोलाई से गुजरकर दोबारा वापस आती है। ठीक है। तो सिर्फ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ही नेजल कैविटी में नहीं होता, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये नेजल कैविटी में होते हैं। ठीक है। तो 9th का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के इर्द गिर्द किस तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरी एंड वेन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। ठीक है। बाय मिस्टेकनली यहाँ पर ए ऑप्शन लिखा गया है। ठीक है। 10th के आगे ए ऑप्शन लिखा गया है, लेकिन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो काइंडली ये मिस्टेक ना कीजिएगा। 10th ऑप्शन में उसके आंसर में ए ऑप्शन लिख दिया गया है। ठीक है। लेकिन ये ए ऑप्शन नहीं है, इसकी जगह सी ऑप्शन आना है, कैपिलरी। ओके। वो ब्लड वेसल्स जो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द होती हैं, एल्वियोलाई जिन्हें सराउंड करता है वो कैपिलरी है, क्योंकि कैपिलरी की जो है वॉल वो सिंगल सेल थिकनेस होती है और उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो 10th एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है। 10th का करेक्ट आंसर सी है, ए नहीं है। ठीक है। तो ये काइंडली करेक्ट कर लें आप। अब जो हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है जो कि कल होगा वो होगा पेज नंबर 11 से पेज नंबर 15 तक।
ठीक है। कल आपका टेस्ट पेज नंबर 11 से पेज नंबर 15 तक होगा। ठीक है। और एक और चीज़ कि आपने ये टेस्ट अपनी टेस्ट शीट्स पर देना है, उस पर नाम, रोल नंबर, अपना क्लास लिखकर और टेस्ट 1 लिखकर। ठीक है। और इसे अपनी नीट नोटबुक पर आपने अटैच करना है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू। टेक केयर।